हेलो स्टूडेंट, तो हम पार्ट सेकंड लेते हैं चैप्टर 1 का 11th का। ठीक है, कल हमने कहां तक पढ़ लिया था? कल हमने मैटर्स वगैरह समझ लिया था, फिजिक्स समझ लिया था कि फिजिक्स क्या होता है एक्चुअल में। आज जो हम पढ़ने वाले हैं, जैसे मैंने बोला था, फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में। ठीक है, फंडामेंटल फोर्सेस, हिंदी में इसी को बोलते हैं मौलिक बल। आज दो टॉपिक्स में बताऊंगा कि फर्स्ट चैप्टर के जो थोड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मतलब जो हम आगे भी पढ़ेंगे तो उसमें इनका यूज आएगा। मौलिक बल क्या होते हैं? देखो, अब फोर्सेस जो हमने फिजिक्स में पढ़े हैं और अभी तक जितने पढ़े हैं और आगे भी जो हम पढ़ने वाले हैं वो बहुत सारे हैं। मतलब मैं आगे काउंटिंग करने बैठूं तो काउंटिंग भी नहीं कर सकता कि कितने फोर्सेस होते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी जो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, अट्रैक्शन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ रिपल्शन हो गया। ठीक है, और जो हमने सुना जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, नॉर्मल फोर्स हो गया, अपलिफ्ट फोर्स हो गया, डाउनलिफ्ट फोर्स हो गया, इस तरीके के कई सारे फोर्सेस हमने पढ़ रखे हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं फंडामेंटल फोर्सेस की बात करता हूं, मौलिक बलों की बात करता हूं, तो इसको चार ग्रुप में डिवाइड किया गया है। ठीक है, अब देखना ध्यान से। सबसे पहला जो होता है ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, सेकंड जो होता है वो है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, थर्ड जो होता है हमारा वो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। फोर्थ जो है वो है वीक न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स। अब ये चार सबसे इंटरेस्टिंग फोर्सेस हैं। ठीक है, अगर हम बात करें सबसे पहले ग्रेविटेशन की, गुरुत्वाकर्षण जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, इसकी प्रॉपर्टीज देखो। देखो, अभी जो इस लेक्चर में मैं बताने वाला हूं वो है सारे फोर्सेस की प्रॉपर्टीज, कौन कितना स्ट्रांग फोर्स है और कौन कितना वीक फोर्स है। इन सब में सबसे वीक फोर्स क्या है और कोई स्ट्रांग है तो वो कितना स्ट्रांग है। मतलब जितनी भी प्रॉपर्टीज हम पढ़ने वाले हैं उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। मैं पहले ही बता चुका हूं कि ये सब याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से है। यहाँ पे अलग-अलग टाइप के जो फोर्स है कैटेगराइज किया गया है, उसमें बताया गया है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो हम पढ़ते हैं वो कितना स्ट्रांग है और इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। इसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो कितना स्ट्रांग है और इसकी प्रॉपर्टी क्या है। आगे हम आते हैं न्यूक्लियर फोर्स, तो ये कितना स्ट्रांग है और इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। लास्ट में वीक न्यूक्लियर फोर्स, तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। अगर हम बात करें ग्रेविटेशन की, ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स हम सबको पता है कि मैं यहाँ पे नीचे चल पा रहा हूँ। ठीक है, हम सब अर्थ पे सरफेस पे चल पा रहे हैं, इसका रीजन क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब अर्थ पे ग्रेविटी एक्ट कर रही है, इस वजह से जो सरफेस है वो हमें अपनी तरफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से नीचे खींच रही है। अब इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं, प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकती है। ग्रेविटेशनल गुरुत्वाकर्षण अगर हम देखें तो अगर मैं सरफेस के दूर हूं तो भी ये लगेगा। ठीक है, अगर मैं सरफेस के पास हूं तो भी ये लगेगा। और अगर देखो इसको मैं इस फोर्स को, ग्रेविटेशनल फोर्स को जब हम कंसीडर करते हैं तो ये एक तरीके का वीकेस्ट फोर्स है। ठीक है, अगर मैं यहां से ऊपर जैसे जैसे मैं डिस्टेंस बढ़ाता जाता हूं तो यहां पे गुरुत्वाकर्षण मतलब ग्रेविटेशन क्या है वो कम होता जाएगा। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट ए है, ठीक है, और कोई ऑब्जेक्ट बी है, अगर इन दोनों के बीच की जो दूरी है, इन दोनों में अंतर बहुत ज्यादा है तो गुरुत्वाकर्षण का बल, जो ग्रेविटी का फोर्स है वो कम हो जाएगा। इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स को क्या बोला जाता है? वीकेस्ट फोर्स। ठीक है, सबसे कमजोर बल कोई सा है हमारे पास फिजिक्स में तो वो क्या है? वीकेस्ट फोर्स, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स। सेकंड आते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक को हिंदी में बोला जाता है स्थिर विद्युत। अब अगर हम स्थिर विद्युत की बात करते हैं, 12th में मेरी फर्स्ट चैप्टर है, मेरी फर्स्ट यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक नाम की। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक बेसिकली क्या होता है? अगर किसी भी करंट की हम बात करते हैं, विद्युत की बात करते हैं, अगर विद्युत कहीं पे प्रवाहित हो रहा है तो उसके आसपास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन लगता है। ठीक है, और यही कारण है। देखो, मान लो कि ए भी एक वायर है और उसमें करंट का फ्लो हो रहा है। अगर करंट का फ्लो हो रहा है यहाँ पे तो क्या होता है? इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। मैग्नेटिक फील्ड मतलब चुंबकीय मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय
इलेक्ट्रिक आता है या फिर करंट अगर फ्लो हो रहा है किसी वायर में तो आसपास कोई भी पार्टिकल आता है तो वो उस पे दो फोर्सेस लगा सकता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो ये जो है ये ग्रेविटेशन से ज्यादा लगता है, तो इसको मैं बोल सकता हूँ स्ट्रॉन्ग फोर्स। ठीक है, अगर हम बात करें ग्रेविटेशन के कंपैरिजन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो स्ट्रांग होता है, ग्रेविटेशन सबसे वीकेस्ट फोर्स है। अब सेकंड हमने क्या देखा है यहाँ पे डिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं डिस्टेंस बढ़ा देता हूँ तो इसका जो फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो काफी कम हो जाएगा। ठीक है, ग्रेविटेशन डिस्टेंस बढ़ाने पे भी इतना ज्यादा कम नहीं होता, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की अगर हम बात करते हैं तो ग्रेविटेशन यहाँ पे अगर डिस्टेंस में बढ़ा दूंगा तो जो फोर्स है उसकी वैल्यू बहुत कम हो जाएगी। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में इसमें आगे भी बताने वाला हूं। इसके बाद आता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और उसके बाद वीक न्यूक्लियर फोर्स, इन दोनों में कंपैरिजन में बताता हूं। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की अगर हम बात करें तो इस पूरे वर्ल्ड में सबसे स्ट्रॉन्ग कोई सा फोर्स है तो वो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, जैसा कि हमें नाम से दिख रहा है न्यूक्लियर मतलब ये फोर्स जो होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ये आपस में कहां पे लगता है, अगर मैं इसकी केस बताता हूं तो न्यूक्लियस के अंदर लगता है। ठीक है, अब न्यूक्लियस के अंदर ये लगता कैसे, सिंपल सा कांसेप्ट बेस्ड एक क्वेश्चन है। ये हो गया न्यूक्लियस और ये हो गई हमारी सेल। 10th में हमने पढ़ा होगा कि सेल्स जो होती हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं। ठीक है, सेल्स में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं। अगर ऑर्बिट में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, बीच में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये दो पार्टिकल्स होते हैं। देखो इलेक्ट्रॉन्स पे जो चार्ज होता है वो माइनस होता है, इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज माइनस, इलेक्ट्रॉन्स का ये मास लिख लेना। इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो होता है 1.6 into 10 to the power minus 19। ठीक है, और अगर ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन मतलब माइनस साइन, तो माइनस का सॉरी 1.6 into 10 to the power minus 19, ये है इलेक्ट्रॉन का मास। सेकंड अगर हम बात करते हैं प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन में सेम मास होता है, मतलब 1.6 into 10 to the power minus 19, बस होता है किसमें है, प्लस में, प्लस का 1.6 into 10 to the power minus 19। आया समझ में? ठीक है, यहाँ पे चार्ज किसमें होता है, माइनस में, और यहाँ पे चार्ज किसमें होता है, प्लस में, इसलिए प्रोटॉन को क्या बोला जाता है, पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन को क्या बोला जाता है, नेगेटिव। अब यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन पे चार्ज अलग है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, तो जब इसके न्यूक्लियॉन्स आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या है, बाइंडेड है, मतलब ना ही ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होता है ना ही ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। इस वजह से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में कौन सा फोर्स लगता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, जब भी न्यूक्लियस के अंदर की हम बात करते हैं तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है वो कहां लगता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में, जिससे वो एक दूसरे को, देखो अगर हम लास्ट थ्योरी की बात करते हैं तो जो भी सेम चार्जेस हैं, इस पे न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं, प्रोटॉन पे पॉजिटिव है, तो वो भी हम बोल सकते हैं नो चार्ज। तो अगर मैं इन दोनों को देखूं तो इन दोनों को रिपेल करना चाहिए, लेकिन ये रिपेल करते हैं क्या, अगर ये रिपेल करते हैं तो न्यूक्लियस सबका ब्लास्ट हो जाता है। ठीक है, न्यूक्लियस फट जाता है, लेकिन ये रिपेल नहीं कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, वहीं पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बाइंडेड है, इसलिए प्रोटॉन भी है और न्यूट्रॉन भी है। प्रोटॉन जितने होते हैं उतने ही न्यूट्रॉन होते हैं न्यूक्लियस में। ठीक है, तो अगर इन दोनों के बीच में कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग फोर्स ना लगता तो न्यूक्लियस कब का ब्लास्ट हो चुका होता, इसलिए इस फोर्स को सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स माना जाता है। ठीक है, लास्ट में आते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो वीक न्यूक्लियर फोर्स ना ही अभी तुम्हारे सिलेबस में है, उसके बाद हम 12th पढ़ते हैं तो 12th के भी सिलेबस में वीक न्यूक्लियर फोर्स नहीं है। बस इतना जान लो कि वीक न्यूक्लियर फोर्स कहां पे लगता है, जब एडिशन और या फिर हम बोल सकते हैं कि न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं उनके बीच में जब फोर्सेस, मतलब एंटी जेमैन और जेमैन जब एक दूसरे से बाइंड होते हैं तो उनके बीच में लगने वाले फोर्स क्या होते हैं, न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स भी वीक होता है बहुत ज्यादा। ठीक है, ये न्यूक्लियर फोर्स जरूर है लेकिन इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। लेकिन अगर मैं इन चारों की बात करता हूं तो ग्रेविटेशन सबसे वीकेस्ट है, उसके बाद यहां पे अगर हम बात करेंगे वीक न्यूक्लियर फोर्स की, उसके बाद वीक न्यूक्लियर फोर्स है, उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, और लास्ट में सबसे ज्यादा स्ट्रांग है हमारा स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स। अगर मैं इनका कंपैरिजन करना चाहूं तो हम ये मान सकते
इसको मानता हूं, इसको सॉरी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को, तो 10 टू द पावर -13 क्या होगा यहाँ पे हमारा वीक न्यूक्लियर फोर्स। 10 टू द पावर -13 का मतलब पता है 0.0000013 तक 1, ठीक है, कुछ इस तरीके से 0.00001, और यहाँ पे क्या है 1। तो तुम समझ सकते हो ये कितना ज्यादा वीक है एज कंपेयर टू स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। कल का लेक्चर जो हम सेकंड पार्ट बनाएंगे, इसका अगला पार्ट जो बनेगा वो बनेगा पूरा का पूरा यूनिफिकेशन पे, जिसको हिंदी में बोलते हैं एकीकरण। एकीकरण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम बात करते हैं, अगर फिजिक्स के लॉ किसी को समझने हैं, साइंटिफिक मेथड समझनी है, साइंटिस्ट किस तरीके से काम करते हैं, उनकी एक थिंकिंग क्राइटेरिया क्या होता है, ये पूरा समझना है तो हमें यूनिफिकेशन पढ़ना पड़ेगा, एकीकरण पढ़ना पड़ेगा। हम अगले लेक्चर में देखेंगे कि एकीकरण क्या होता है। अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो। सेकंड चीज ये चीजें नोट कर लेना, इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है, और ये चारों फोर्सेस, ठीक है।